Hello, this is Gunjan Nagpal, a third-year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital, and I have an all-India rank of 390 in my NEET exam 2022 with a score of 690 in general category. And in this video, I'll share कि मैंने NEET में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपनी क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की और आप इसमें कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हर एक बच्चे की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि उसने कितनी प्रैक्टिस की है और उस हिसाब से फिर वो अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करता है अपनी स्ट्रैटेजी को। और मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं बता रही हूँ आप ऐसा का ऐसा उसे कॉपी कर लो। आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, उसमें से आप देखो कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे अच्छी लग रही है, आप फिर उसे अप्लाई करो अपने बाकी के मॉक टेस्ट पे। स्टार्टिंग के कुछ मॉक टेस्ट पे आप एक्सपेरिमेंट करो, जैसे पहले बायो कर ली, फिर पहले फिजिक्स कर ली अगले टेस्ट में। तो आपको जो अच्छी लगे, जिसमें आपका टाइम बचे, जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा है, फिर आप वो स्ट्रैटेजी को अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ये तभी होएगा जब आप मॉक टेस्ट जो है वो उसका नंबर इंक्रीज करोगे और आपको समझ में आएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए सही है। और मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी वो ऐसे ही बनाई थी। बहुत सारे मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, उसको एनालाइज किया था कि मेरी किस स्ट्रैटेजी में कैसे करके मेरे नंबर और इम्प्रूव हो रहे हैं, और फिर वो स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली उनका सीक्वेंस रहता है पेपर अटेम्प्टिंग का बायो, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मेरा भी सेम था, मैं सबसे पहले बायो का सेक्शन खोलती थी। और मतलब नीट में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता कि पहले फिजिक्स दिया रहता है फिर केमिस्ट्री फिर बायो, वो कैसे भी सीक्वेंस में आ सकता है। तो सबसे पहले आपको बायो के क्वेश्चंस अपने देखने हैं कि बायो कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको बायो करनी स्टार्ट करनी है। मेरे को मॉक टेस्ट में टाइम लगता था ऑलमोस्ट आधा घंटा OMR के साथ पूरी बायो करने में। बट हमारे टाइम का नीट काफ़ी थोड़ा सा हाई लेवल का आया था बायो में, तो मुझे उसमें अप्रॉक्स 40 मिनट्स लग गए थे OMR के साथ वो सब अटेम्प्ट करने में। और बायो बच्चे जनरली इसलिए क्यों करते हैं क्योंकि उसमें कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है। मतलब बहुत ही कम ऐसे एक दो क्वेश्चन होंगे जिसमें हो सकता है कैलकुलेशन आ जाए, बट ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर उसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ा सकते। थोड़ा बहुत आप सोचोगे, ठीक है, और बस जवाब आ जाएगा। तो उसके बाद ये होता है कि टाइम हमें कम लगता है, वेटेज इस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। और पेपर करते वक्त हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें जो क्वेश्चंस जो हमने पढ़े हैं, जो हमने प्रैक्टिस किया, वो हम कर पाएंगे। अगर कहीं पे भी हमारा इन 3 घंटे कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो मतलब जो हमारा स्कोर आना चाहिए था हम उससे कम ही लाएंगे फिर, ठीक है। तो नीट का पेपर जो बायो का सेक्शन होगा आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका मॉक में 40 मिनट्स में कंप्लीट होता है तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं पेपर जो है वो राउंड्स में अटेम्प्ट करती थी, ठीक है। मैं 2 राउंड्स रखती थी या कभी कभी 3 राउंड्स भी हो जाते थे। तो पहला राउंड वो जिसमें मुझे बहुत ही मतलब आसानी हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रखे हैं, मैंने सब देख रखे हैं, सब प्रैक्टिस कर रखी है। एंड उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मैं रखती थी और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं रखती थी। एंड ये चीज़ मैंने बहुत बार नोट की है मॉक में भी और नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी, कि जैसे अगर फिजिक्स है 1 to 45 तक, तो जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज़्यादा थ्योरी बेस्ड होते हैं, स्टार्टिंग वाले न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो अगर हम लास्ट से करना शुरू करेंगे ना थ्योरेटिकल वाला फटाफट करते रहेंगे तो हमारा फिर आगे वाले क्वेश्चंस के लिए टाइम बचेगा। और अगर हम न्यूमेरिकल्स वाले से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल वाले पे हम जब हम पहुंचेंगे ना तो हमें लगेगा टाइम कम रह गया है, जबकि थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस टाइम कम लेते हैं। बट हमारा माइंड ऐसे सोचने लगेगा अभी 10 क्वेश्चन रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, बट उन 10 क्वेश्चंस में लगना भी आपको कम टाइम है। तो अगर आप स्टार्टिंग करोगे ना थ्योरी वाले क्वेश्चन से तो आपका आगे के लिए टाइम जो है वो बचेगा। तो मैं ऐसे ही करती थी, मैं लास्ट से शुरू करती थी। बायो में मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती थी क्योंकि बायो तो मेरे को पता है करनी ही है सारी एक बारी में कंप्लीट। हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े से टफ क्वेश्चन आ रखे हो, तो केमिस्ट्री मैं लास्ट से स्टार्ट करती थी 90 से 46, एंड फिजिक्स में मैं लास्ट से स्टार्ट करती थी 45 से लेके 1 तक मैं जाती थी। तो पहले राउंड मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता था 1.5 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। और केमिस्ट्री में कंप्लीट कर लेती थी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के अंदर अंदर। तो मेरा 1.5 घंटे एंड सेम 40 मिनट्स के अंदर मेरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाती थी फर्स्ट राउंड। तो मेरा ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पौने 2 घंटा इतने में मेरा पहला राउंड हो जाता था कंप्लीट। और उसमें मुझे पता चल जाता था कि मुझे कितने क्वेश्चंस हैं जो अगले राउंड के लिए कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और ऐसा मैं एक एक चीज़ ऐसे देखती नहीं थी कि मैंने टिक लगा रखा है, नहीं, मैं सर्कल कर लेती थी या टिक कर लेती थी जो मुझे सेकेंड राउंड में देखना है। तो उससे मेरा टाइम बचता था कि मेरे ये क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। बट आप मेक श्योर करो कि जो कुछ नहीं है आप उसमें सर्कल करना याद रखो, ठीक है। कहीं आपने बीच में एक सर्कल करना छोड़ दिया तो वो क्वेश्चन छूट ही जाएगा, ठीक है। फिर मेरा आता था दूसरा राउंड, उसमें मैं वो क्वेश्चंस करती थी जो मैंने फर्स्ट राउंड में मार्क किए हैं
और फिर तीसरा राउंड आता था जिसमें 2 या 3 क्वेश्चंस होते थे जो बहुत ही या तो मतलब कैलकुलेशन जिनमें बहुत ज़्यादा है, या मेरे को कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, या मेरे को डाउट है बहुत ज़्यादा 2 ऑप्शंस में, तो वो मैं सबसे लास्ट में देखती थी। उसके बाद OMR यार आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे मैं ऐसे करती थी कि बायो का सेक्शन करके उसमें भी बॉटनी वाला सेक्शन करके मैं OMR फिल करूंगी, फिर मैं जोलॉजी वाला सेक्शन फिल करके OMR करूंगी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर लो फिर आप OMR करो, बट उसमें मुझे लगता है एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऊपर नीचे हो सकती है OMR, और अगर हम एक एक क्वेश्चन करके लगाएंगे तो उसमें मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा। तो आप उसके अलावा एक टेक्निक कर सकते हो, आप डॉट या स्लैश टेक्निक बोलते हैं। तो आपको जो भी आंसर आपका आया है आप OMR पे उसको डॉट लगा दो या फिर एक स्लैश लगा दो लाइट पेन से, क्योंकि जो हमारी OMR मशीन होती है वो उनको डिटेक्ट नहीं कर सकती अगर आपको बाद में चेंज भी करना हो तो इससे क्या होता है कि जब हमारे पास टाइम कम होता है बाद में और हमें OMR फिल करनी होती है तो हमारे ऊपर नीचे आंसर्स होने के या गलती से कोई गलत ऑप्शन के OMR भरने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक डॉट लगा रखी है जो हम भरते वक्त फटाफट से करते रहेंगे, या फिर एक स्लैश लगा देते हैं जो कि फटाफट से करते रहेंगे, बट वो स्लैश लाइट पेन से होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क या बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मेरे को डॉट सेफ लगता था तो मैं डॉट एक लगा देती थी, और बाद में मुझे लगता था कि आंसर चेंज हो सकते हैं ना तो मैं वो चेंज भी कर देती थी लास्ट टाइम पे, क्योंकि अगर आप पूरा फिल कर दोगे ना तो फिर तो आप चेंज कर ही नहीं पाओगे, वो ऑप्शन ही आपका मतलब वो क्वेश्चन ही आपका कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो मेरा फर्स्ट राउंड जो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अभी भी मेरे पास 1.5 घंटा बचा है और मेरे को इस 1.5 घंटे में सिर्फ अपनी OMR चेक करनी है, OMR फिल करनी है अच्छे से, अगर मैं सारी एक साथ करूँ तो, और मेरे को सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन देखने हैं जिनमें मेरे को डाउट है, जो मेरे को सेकंड थर्ड राउंड में लेने हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। अब इस टाइम पे मेरे दिमाग से प्रेशर हट चुका है कि मेरा पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं, सबसे बड़ा प्रेशर जो होता है, अब ये प्रेशर हट चुका है, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ चुका है कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैंने फर्स्ट राउंड अच्छे से कर लिया है, OMR अपनी फील्ड है मेरी, और सिर्फ मेरे को 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे पास आराम से टाइम है, मैं चाहे 2-3 अलग अलग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लूँ अगर मेरा नहीं आ रहा, ठीक है। और तीसरा, जब आपके सिर पे प्रेशर कम होता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है आपको, तो आपके सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। और नीट में बैठ के यही होता है, पहली टेंशन तो ये होता है कि हमारा पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, उस चक्कर में हम जल्दी के चक्कर में हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हमारे नंबर कम आते हैं। और दूसरा, अगर आप इतनी जल्दी कंप्लीट कर लोगे ना, तो अगर आप OMR आपको आपकी स्ट्रैटेजी है कि OMR सारे आप एक बार में फिल करोगे, तो पेपर अगर आपका इतनी जल्दी कंप्लीट हो रहा है ना, तो OMR भरने के लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, चाहे आप फिर एक ही बारी में सारी भर दो ध्यान से देख के, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो आपकी स्ट्रैटेजी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे भी लो। तो अब सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है एग्जाम में, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, वो आप अंडरलाइन कर लो। हमारे टाइम पे क्या हुआ था, जो ऐसे वर्ड्स होते थे ना, कीवर्ड्स, वो ऑलरेडी हाईलाइटेड आते थे, इनकरेक्ट वाला, करेक्ट वाला बताओ, ट्रू बताओ, फॉल्स बताओ, बट सभी क्वेश्चंस में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है और सभी साल ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसमें जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उसे आप मार्क करो, सर्कल कर लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि सर्कल वाला देखने में ज़्यादा आसान रहेगा, और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो क्वेश्चन पढ़ने में, एक बार ही अच्छे से पढ़ लो और कीवर्ड्स को मार्क कर लो। फिजिक्स में जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं उसको आप मार्क कर लो, मतलब जहाँ डेटा दे रखा है वहाँ आप उसको मार्क कर लो और फटाफट से अपना कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज़ जो मैंने की थी क्वेश्चन में अपने, वो ये था कि फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल में एंगल विद दी वर्टिकल दे रखा था, और मेरे को आदत है कि जैसे हमें पढ़ाते भी हैं कि एंगल विद हॉरिजॉन्टल करके पढ़ाते हैं, तो वो जब मैंने अपना रिवीजन वाला टाइम जो होता है मेरा 20 मिनट का, उसमें जब मैं सारे क्वेश्चंस अपने रिवाइज कर रही थी, फिर मेरी नज़र पड़ी हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे, फिर मैंने आंसर चेंज किया और आंसर अगर मेरा 37 आ रहा था, फिर मेरा आंसर 53 डिग्री आया, ठीक है, तो ये पूरा आंसर ही फिर गलत हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, आप उसको अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो, ताकि वो आप जब रिवीजन भी करो ना तो आपकी नज़र सिर्फ उस वर्ड्स पे पड़े और उधर आपके आंसर लगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो पेपर आया था उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, तो जो क्वेश्चन के साइड में जो स्पेस रहता है ना, वही मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, ताकि बाद में मुझे रिव्यू भी करना हो तो मेरे को पता हो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, और मैं सारे स्टेप्स भी देख सकती थी कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। बट अगर क्वेश्चन बड़ा आता है तो आपको नीट के पेपर के एंड पे 2-3 रफ पेजेस मिलते हैं, आप वहाँ पे कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप सारी खिचड़ी बना रहे हो, एक क्वेश्चन आपने किया, दूसरा क्वेश्चन उस कैलकुलेशन उसके अंदर से जा रही है, आप प्रॉपर लाइन्स बनाओ, नीट एंड क्लीन अपनी कैलकुलेशन करो, ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है एक टाइम पे आंसर ना निकले, आपको दोबारा से स्टेप्स उसके सारे देखने पड़े कि मैंने कौन सा स्टेप कहाँ गलत किया है। अगर आप ऐसे सारी खिचड़ी बना दोगे ना, आपको कुछ समझ में आएगा, फिर आपको दोबारा पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। उस टाइम पे एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
तो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड। और सिली मिस्टेक्स अब मैंने क्या की थी अपने एग्जाम में मैं बताती हूँ। जैसे फिजिक्स में तो मेरे फुल मार्क्स थे, केमिस्ट्री में मेरा जो एक क्वेश्चन गलत हुआ था वो असर्शन रीजन की वजह से हुआ था, और असर्शन रीजन अगर 10 आ रहे हैं तो मेरे 5 ही सही होते थे हमेशा मॉक टेस्ट में, मैं कितने भी दे लूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था कि रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है असर्शन को, तो इसमें मुझे हमेशा डाउट रहता था। और बायो में, मतलब बायो मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थी, उसमें ही मेरे बाकी सारे नंबर कटे हैं, जितने भी 25 नंबर मेरे कटे हैं वो सारे बायो में कटे हैं। और 2-3 क्वेश्चन तो इसी वजह से कटे हैं कि मैंने क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ा क्या वो बोल रहा है, ठीक है, या ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, ऑप्शन में नॉट है, इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ। तो ये सब सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड करो। अगर मेरे वो क्वेश्चन सही हो जाते ना, मैं इस टाइम पे एम्स दिल्ली में होती, ठीक है, और अब मुझे इतना दुख होता है, बट अब इसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा कोई रिग्रेट वाली फीलिंग में ना जाओ, आपने जो तैयारी की आपको उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलने चाहिए। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स कम से कम आप अवॉइड करो, और ईगो अटेम्प्ट मत करो, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं आता उसे छोड़ दो, एक एक नंबर की वैल्यू होती है, ठीक है, और बेकार के तुक्के मत मारो। अगर आपको मतलब ऐसे 80-20% है कि 80% हो सकता है आंसर सही हो, 20% मुझे डाउट है, तो आप अटेम्प्ट कर लो। 50-50 है या उससे कम चांसेस हैं तो आप छोड़ दो उसे, ठीक है। ऐसे मत लो कि मेरे को तो करना ही करना है, मेरे को सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, ईगो पे मत लो अपनी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ना करने से मार्क्स जो है वो हमारे अच्छे आ जाते हैं। और दूसरा मुझे याद है जो मैंने गलती की थी वो ये था कि 0.5 अगर ग्राम्स में दे रखा है, मैंने उसे केजी में नहीं कन्वर्ट किया, मतलब यूनिट कन्वर्जन नहीं किया मैंने। ऐसे मेरे काफ़ी सारे मॉक टेस्ट में गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। और नीट पेपर बनाने वाला भी बहुत चलाक है, वो ऑप्शन भी ऐसे देगा 0.2, 0.02, ठीक है, कि आप पहला ही ऑप्शन देखो अगर आपने कन्वर्जन नहीं किया और वो आप सही कर दो। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ऐसे यूनिट्स को आपको अंडरलाइन कर लेना है और फिर आपको उसे स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। और फिजिक्स की एनसीईआरटी से मैं ये बोलूँगी कि जो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मेरे टाइम पे भी जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट फिजिक्स की एनसीईआरटी से आया था। तो कम से कम आप जो फिगर्स है ना, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हैं फिजिक्स की एनसीईआरटी से उसे देख लेना। और बायोकेमिस्ट्री में डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से, ठीक है। तो आपको हर एक लाइन पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एलिमिनेशन मेथड फिर लगाओ कि ये लाइन तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। हो सकता है आपको सही आंसर ना पता चले, बट आप जब एलिमिनेशन करना स्टार्ट करोगे ना, तो इससे भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आंसर सही हो जाते हैं। और दूसरा, मेरे टीचर्स ये बोलते थे मुझे कि आपको नहीं पता कि नीट आपका कौन से माहौल में होगा, तो हो सकता है वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो, तो आप शोर में बैठ के भी प्रैक्टिस करो। हो सकता है वहाँ पंखा ना हो, तो आप गर्मी में देने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि आप सारी चीज़ों पे अडेप्ट कर सको। नीट में बैठ के आपको ऐसा लगे हाय क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, मैं अडेप्ट नहीं कर पा रही, मेरे नंबर नहीं आ रहे, वो सब नहीं था। आपको हर एक चीज़ में अडेप्ट करना है। और ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, ये मैंने किसी से कॉपी नहीं की है, ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने बनाई है अपने लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट देने के बाद। और मैं ना ये आपको कहती हूँ कि आप मेरी कॉपी करो, आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है, आपको जो मेरी स्ट्रैटेजी में अच्छे पॉइंट्स लगते हैं आप उसको उसमें इंक्लूड करो, फिर आप मॉक टेस्ट में उसे दे के देखो अगर आपका स्कोर इंप्रूव होता है या नहीं होता है। और दूसरा, हर एक बंदे की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग मार्क्स आते हैं, ठीक है। और पेपर के एंड पे आप 10-15 मिनट अपने रिवीजन के लिए भी रखो। जैसे मैंने बताया वो मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला जो चीज़ है वो मैंने रिवीजन के टाइम पे अपना ठीक किया, नहीं तो मेरे और नंबर कम आते। तो ऐसी कुछ कुछ गलतियाँ होती हैं जो हम एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन में कि अच्छा ये है, और रिवीजन के टाइम पे भी सोचते हैं ये तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, इसमें तो क्या ही हम रिवाइज करें। बट आप करो एक एक चीज़ रिवाइज। कभी कभी उस टाइम पे दिमाग हमारा कुछ और सोच रहा होता है, रिवीजन के टाइम पे हम एग्जैक्टली सोच पाते हैं, कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप उस टाइम पे फिर से रीअटेम्प्ट कर लो, आप स्टेप्स देख लो अपने कैलकुलेशन के, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने आज एक स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, अब आप सोचो कि आज ही में ही नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। आप 2-3 टेस्ट के लिए उसको फॉलो करो, अगर आपके नंबर इंक्रीज होते हैं ठीक है, फिर उसी पे ही स्टिक रहो। हर टेस्ट में फिर आप स्ट्रैटेजी चेंज मत करो, ठीक है। अगर आपके नंबर वही है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रही या कम हो रहे हैं, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर एक टेस्ट आप ये उम्मीद मत रखो कि एकदम से नंबर बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक टेस्ट का लेवल अलग होता है। हमें नहीं पता होता कौन सा टेस्ट मुश्किल आ रहा है, कौन सा आसान आ रहा है। हो सकता है आपके जिस टेस्ट में 680 नंबर आए हो वो आसान मॉक टेस्ट हो गया हो, अगले मॉक टेस्ट जो बहुत ही मुश्किल आ गया है उसमें आपके 500 नंबर आ रहे हैं, 500, 550, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। तो ऐसा नहीं है, हर एक टेस्ट का लेवल अलग अलग होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो नीट में भी ऐसा हुआ, अगर मुश्किल आएगा तो कट ऑफ जो है वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी, मार्क्स आपके थोड़े कम आ जाएंगे, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। बाकी ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से मेरे 690 मार्क्स आए। और आपको इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट्स में आओ, मेंशन करो, ठीक है। और आप क्या चाहते हो कि मैं कौन से टॉपिक पे आगे वीडियो बनाऊं, नीट से रिलेटेड या MBBS से रिलेटेड
या कोई और कंटेंट, तो आप प्लीज़ उसमें ज़रूर मेंशन करो कमेंट्स में। और ये वीडियो उन बच्चों के साथ शेयर करो जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है, स्पेशली जो ऑनलाइन बैचेस से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मेंटोरशिप नहीं होती है कि वो कहाँ से क्या करें। तो आप उन सब लोगों को शेयर करो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।